Subscribe now and press the bell icon. ऑलराइट गाइज, सो डेमो सेशन जो है हमारा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द मार्केट के साथ यहाँ पे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी मार्केट के बेसिक्स के बारे में। बेसिकली अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज से मैं बात करूँ, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली इट्स अ प्लेस वेयर वी सेल एंड वी बाय एंड सेल स्टॉक्स। हम लोग ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सचेंज के अंडर हम लोग कंपैरेटिवली सब लोग एक जगह पे आकर, एक प्लेटफॉर्म के अंडर आकर स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने फायदे के लिए। अगर लेट्स सपोज आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, वो स्टॉक की करंट वैल्यू 100 रुपये है और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो स्टॉक की वैल्यू होगी 120 रुपये, तो यहाँ पे आपने 20% का प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्योंकि आपने वो चीज़ 100 रुपये से 120 रुपये में सेल कर दी। तो हम यहाँ पे अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन वाई डू द कंपनी इन्वेस्ट इन कंपनी कम टू स्टॉक मार्केट? एक बेसिकली जो एक फर्म होती है, कंपनी है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस की बात करें, HDFC बैंक, मारुति, हर किसी कंपनी का शेयर है शेयर मार्केट में। सो ये कंपनीज को क्या फायदा होता है? वाई डू कंपनीज कम इनटू मार्केट्स? अभी कुछ न्यू लिस्टिंग्स भी आई हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ न्यू कंपनीज कौन कौन सी हैं जो स्टॉक मार्केट में आई हैं? दैट इज बर्गर किंग, जोमैटो, देवयानी इंटरनेशनल, बेक्टर फूड्स, एंड आने वाले दिनों में कुछ अच्छी कंपनीज भी आने वाली हैं, जैसे कि पेटीएम, नायका, इवन ओयो, इन सब की कंपनी के शेयर्स भी आने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनीज क्यों आती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया क्या मिलता है कंपनीज को? So that they can raise fund from the public. हाँ जी, they can basically raise funds from the public. यहाँ पे ऋषि पाल जी, शायद आपका माइक म्यूट है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन म्यूट है माइक। I was saying that they just come into the market to collect the funds, capital, Yes. so that their expansion they can do and some other activities they can take part of with Yes. regard to the development of their company. They come to basically raise funds. पैसा रेज करने के लिए कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। उसके बाद वो इन पैसे से अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी कंपनी पे, अपने R&D पे, हर चीज़ पे वर्क कर सकती है। दे कैन बेसिकली ग्रो देयर कंपनी साइज। ये सबसे सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करने का, जिसको हम कहते हैं IPO। जो प्रोसेस है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का, वो IPO है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये प्रोसेस क्या है? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच एनी न्यू कंपनी, कोई भी नई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है तो वो अपने बेसिकली फ्रेश कंपनी अपना IPO लेकर आकर स्टॉक मार्केट का पार्ट बन सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या अगर आप चाहेंगे आपकी कंपनी आ जाए या मैं चाहूंगा मेरी कंपनी आ जाए तो क्या वो आ पाएगी? इतना सिंपल नहीं है, राइट? इट इज नॉट सो सिंपल। यहाँ पे IPO में बेसिकली क्या होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं IPO लाने से पहले। जैसे पहला क्राइटेरिया होता है, कंपनी जो है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। कंपनी की जो लिस्टिंग है दैट शुड बी 3 years ओल्ड, जब कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है। सेकंड है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स में होनी चाहिए। IPO लाते टाइम कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का बेसिकली जो एक वो है, पूरा का पूरा जो कंपनी का जो रिजर्व्स है, एवरीथिंग, कंपनी शुड बी इन प्रॉफिट्स। थर्ड है, टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का मिनिमम 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपीस का टर्नओवर एनुअली कंपनी का होना चाहिए। इतना कंपनी बेसिकली टर्नओवर काम कर रही है, राइट? सो अगर ये कंडीशंस को कंपनी फुलफिल करती है तो एक कंपनी अपने IPO को अप्लाई कर सकती है, अपने IPO को ला सकती है, राइट? यहाँ पे जब कंपनी अपना IPO लेकर आती है तो उसके IPO लाने के पीछे बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जिन प्रोसेस एंड जिन स्टेप्स के साथ साथ कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में आ जाती है। सो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप बेसिकली दैट द कंपनी फॉलोज इन एन IPO, द IPO स्टेप्स आर, सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी कंपनी जब एक IPO लेकर आती है तो वो सबसे पहले बेसिकली कंपनी एक मर्चेंट बैंक को हायर करती है। मर्चेंट बैंक क्या करता है? मर्चेंट बैंक अपना रोल प्ले करता है IPO में कंपनी के लिए। बेसिकली ये कंपनी के सारे लीगल एंड फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को भी पूरा करता है,
एंड कंपनी का जितना भी आईपीओ से रिलेटेड वर्क होता है, आईपीओ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है कंपनी को। ठीक है, एग्जैक्टली क्या करता है? मर्चेंट बैंक प्रिपेयर्स द DRHP ऑफ द कंपनी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, in which company has to mention, in which the company has to mention that कंपनी करती क्या है, कंपनी के कहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंपनी बेसिकली जो स्टॉक मार्केट से पैसा मिलने वाला है उसका करने क्या वाली है। क्योंकि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किसको किया जाता है? ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है सेबी को। सेबी कौन है? सेबी इज द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। हमारे स्टॉक मार्केट के सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहा है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इज एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अंकुश आपने अभी ज्वाइन किया है, कैन यू हियर मी अंकुश? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, वी जस्ट स्टार्टेड, सो वी हैव स्टार्टेड डेमो जिसमें हम बेसिक मार्केट आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेबी क्या है? इट्स अ स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं DRHP ये सबमिट करी जाती है सेबी को। सेबी इसको नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई करता है दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दैट द कंपनी हैज गिवन, क्या ये बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, राइट है कि नहीं है। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है, एवरीथिंग इज ओके, देन कंपनी को आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल जाता है, तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। लेकिन वो आईपीओ को जो अप्रूवल मिलता है, एनी आईपीओ जो कम्स इन द मार्केट इज ओपन फॉर 3 वर्किंग डेज। मतलब कोई भी न्यू कंपनी का आईपीओ को आपके पास अप्लाई करने के लिए कितने दिन है? 3 दिन है आपके पास, 3 डेज है। इन 3 डेज में आप किसी भी आईपीओ को खरीद सकते हैं। आईपीओ ओपन्स फॉर एनी 3 वर्किंग डेज। ओके, लेकिन जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, जरूरी नहीं उस कंपनी का आईपीओ जो है वो सक्सेसफुल ही हो और वो कंपनी का स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाए। देयर इज अ क्राइटेरिया बिहाइंड इट, देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड इट। कंपनीज आईपीओ बहुत सारी कंपनीज लेकर आती हैं। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ 2021 फरवरी में जो है वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन 2019 मार्च में भी वो लेकर आई थी तो फेल हो गया था। तो फेल होने के पीछे रीज़न क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का आईपीओ बेसिकली मैं कह रहा हूँ फेल हो जाता है या बेसिकली कंपनी लिस्ट नहीं होती स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे रीज़न होता है द पॉइंट नंबर 9, अ कंपनी कैन बी लिस्टेड ओनली इफ इट्स 90% ऑफ टोटल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मतलब जितने शेयर एक कंपनी आईपीओ में लेकर आई है, जो उसका कंपनी का इशू साइज है, लेट्स सपोज कंपनी का इशू साइज जो है वो है आपका 5.5 करोड़ शेयर्स। ओके, अब 5.5 करोड़ का 90% हो जाता है अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 4 करोड़ 75 लाख, राइट। तो इन 3 दिनों में, जिन 3 दिनों में आईपीओ आया है, इन 3 डेज में 4 करोड़ 75 लाख शेयर जो है किसी भी कंपनी के वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, मतलब एक तरीके से सेल आउट हो जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए। तो कंपनी के लिए एक पास एंड फेल क्राइटेरिया हो जाता है 90% सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी 90% जो है अपना आईपीओ में जो स्टॉक्स हैं उसको 90% स्टॉक्स को सेल आउट कर दे। किन दिनों में? इन 3 दिनों में, इन 3 डेज में। तो अगर ऐसा कर लेती है कंपनी तो उस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, उस कंपनी का स्टॉक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कंपनी नहीं कर पाती है तो उस कंपनी का आईपीओ फेल हो जाता है। इफ एनी कंपनी डज नॉट गेट 90% सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक इन एन आईपीओ, वो शेयर कभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगा। उस केस में क्या होगा? कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होगा और उसको जो सब्सक्रिप्शन मिला है, 70% मिला हो, 60%, 80%, वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा वापस जिन्होंने भी लगाया था, बिकॉज 90% नहीं मिल पाया। एंड दैट कंपनी कैन अप्लाई अगेन फॉर द आईपीओ आफ्टर 12 मंथ्स। 1 साल के बाद वो कंपनी आईपीओ के लिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए दोबारा अप्लाई कर सकती है, लेकिन 1 साल का गैप उसको रखना पड़ेगा। ये आपके एक आईपीओ के प्रोसेस के स्टेप्स हैं कि कैसे कंपनी आईपीओ में आती है, या आईपीओ का प्रोसेस है। और इसके बाद आईपीओ सक्सेसफुल जब होता है तो वो कंपनी सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट का पार्ट बन जाती है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में आईपीओ के प्रोसेस? सर ये DRHP एक बार थोड़ा सा फिर इसको जरा एब्रिविएट कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंशन। इट्स ड्राफ्ट रेड
हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है सर, थैंक यू। इसमें जो है आपको मर्चेंट बैंक जो है वो प्रिपेयर करता है इसको एक तरीके से। इट्स अ लीगल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट या फिर फाइनेंशियल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का, जो सेबी को चाहिए होता है देखने के लिए। आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो कंपनी की मार्कशीट है। श्योर सर। कंपनी करती क्या है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया पास्ट में, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, क्या कंपनी ने बेसिकली कोई लीगल डिफॉल्ट कर रखा है, या फिर कंपनी ने बेसिकली कंपनी में एफडीआई इन्वेस्टमेंट कितना है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट मींस आउट ऑफ इंडिया से बेसिकली कितने फर्म्स ने पैसा लगा रखा है, कोई आउट ऑफ इंडिया पार्टनर है कि नहीं है, इंडियन प्रमोटर के पास कितना स्टेक है उसका। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन करके सेबी को दिया जाता है ताकि सेबी उसको गो थ्रू कर ले। नाइस, राइट। तो ये आपका हो गया आईपीओ का प्रोसेस। अभी देखिए, जब एक आईपीओ आ जाता है तो आईपीओ किसका पार्ट बन जाता है? आईपीओ पार्ट बन जाता है एक्सचेंज का। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ अवर स्टॉक मार्केट। सेबी जो मैंने आपको भी बताया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज अवर स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, जो स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस को स्मूथली रेगुलेट करता है। हर कोई कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में सेबी के कंप्लायंसेस के अंडर आता है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, कंपनीज हो, आपका डीमैट अकाउंट्स हो, इन्वेस्टर्स हो, एवरीवन। एक्सचेंज क्या होता है अभी हम बात करेंगे। एक्सचेंज बेसिकली इट्स अ एरेना जिसके अंडर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती है। हमारे 2 एक्सचेंजेस हैं, वन इज BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, एंड द अनदर वन इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो NSE है ये फॉर्म हुआ है 1992 में, आफ्टर द फेमस हर्षद मेहता स्कैम जो 91 में हुआ था। तो देयर वर मेनी लूप होल्स इन द मार्केट्स में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी गलतियां थी, खामियां थी, जिसको कहीं ना कहीं मार्केट में सेबी को बेसिकली तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और RBI ने पावर दी सेबी को 91 के बाद, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रपोज करके सेबी ने NSE का फॉर्मेशन किया, नेशनल एक्सचेंज का। इससे पहले क्या था, 91 से पहले ट्रेडिंग तो तब भी होती थी, इन्वेस्टिंग भी होती थी। उससे पहले रीजनल एक्सचेंजेस थे, कोलकाता, बॉम्बे, आपका दिल्ली, अलग अलग एरिया में रीजनल जगहों में बटे हुए थे एक्सचेंजेस। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका NSE इज फॉर्म्ड इन 92 एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या आप लोग बता सकते हैं, एनी आइडिया कि BSE कब फॉर्म हुआ होगा, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है BSE? एनी रफ आइडिया? आई गेस यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कोई फिगर आ भी रहा होगा तो वो इंडिपेंडेंस के बाद का आ रहा होगा, 1950s 1960s, राइट। यहीं कहीं सोच रहे होंगे कि 1960s में फॉर्म हुआ होगा। BSE वाज फॉर्म्ड इन 1875। हमारा BSE बना है 1875 में, एंड BSE इज एशियाज ओल्डेस्ट एक्सचेंज, सबसे पुराना एक्सचेंज है पूरे एशिया का। BSE के अंदर there are more than 10,000 companies including small medium scale enterprises, छोटी छोटी, and NSE के अंदर there are more than 1770 companies, 1770 कंपनीज NSE का पार्ट है। हमारा NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50 और BSE का है सेंसेक्स। You would be familiar with the names as well, सेंसेक्स 30। ये हमारे इंडेक्स हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जो उसकी पूरी स्टॉक्स की एक एवरेज बताता है कि पूरी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर हम बोलेंगे कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तो हमारा एब्रीविएशन क्या होता है कि आज निफ्टी ने 17,800 का लेवल टच किया। दैट मींस ओवरऑल मार्केट ने बुलिश एक मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ये इसका एक एब्रीविएशन होता है आपका मार्केट को जज करने का। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीथिंग दे वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। एनी क्वेश्चंस? नो? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन द बेसिक मार्केट्स। बेसिक मार्केट की अगर हम बात करें, IPO, टैक्सेशंस, एक्सचेंज, सेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, बट यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अब हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं। थोड़ा हम टेक्निकल एंड ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है फ्रेंड्स? टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ बेसिकली
चार्ट्स इन विच हम स्टडी करते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम को, कि स्टॉक का प्राइस क्या है, स्टॉक का वॉल्यूम क्या है, सो दैट बेसिकली हम लोग जो है टेक्निकली मार्केट को जज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है. टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन बेसिकली प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइसेस. आने वाले दिनों में क्या प्राइस हो सकता है, इसको स्टडी करके स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस को, पिछले प्राइस को स्टडी करके, और वॉल्यूम को. वॉल्यूम क्या है, कितनी बाइंग हुई है स्टॉक में और कितनी सेलिंग हुई है, हाउ मच देयर हैज बीन बाइंग इन द स्टॉक एंड हाउ मच देयर हैज बीन सेलिंग इन द स्टॉक. ओके, इसकी स्टडी करके. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है. देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब है कि बेसिकली आपको ये कुछ दिनों में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है, या कुछ महीनों में क्या होने वाला है, वो बता देगा. अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि निफ्टी जो है 2025 में कहाँ जाएगी, तो वो टेक्निकली बताना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस को प्रेफर करते हैं. कंपनी के या मार्केट के फंडामेंटल्स को पढ़ना, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, वो सबको पढ़ना, अर्निंग पर शेयर को, वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, कि अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रेडिंग सीखनी है, कि आप चाहते हो कि बेसिकली आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, राइट, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट टूल, इज द बेस्ट बेसिकली वेपन जो आपको चलाना आना चाहिए, ताकि मार्केट में आप सस्टेन कर पाओ. तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. इफ वी गो थ्रू द एडवांटेजेस, टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग. कैसे सेलेक्ट करना है स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए. अभी मैंने आपको बताया ना कि एनएसई में देयर आर मोर देन 1700 कंपनीज. अब आप हर किसी का तो बाय नहीं कर सकते, राइट. आपके पास एक सिलेक्शन होना चाहिए. आप कुछ शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज को बाय करोगे अगर आपका मन है बाय करने का, तो एंड यू शुड नो दैट विच स्टॉक टू बाय. सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको बताएगा, आपको एक एज देगा, आपको एक एडवांटेज देगा कि आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाएगा, हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो मुझे इसको बाय करना है और दूसरी वाली को अवॉइड करना है, वो बाय नहीं करना. सेकंड चीज है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल. सी, मार्केट्स में देखिए टाइमिंग इज एवरीथिंग. टाइमिंग सब कुछ है. अगर मार्केट बेसिकली भागने वाली है, ऊपर जाने वाली है, और आपने मार्केट को ऊपर जाने से पहले बाय कर लिया, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने बेसिकली टाइमिंग गलत थी, आपने लेट बाय किया. आपने कहीं ना कहीं मार्केट में बाय लेट किया. जैसे अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, देखिए मॉर्निंग से ही मार्केट ऊपर जा रही है. देखिए, ये मॉर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट है आज सुबह का, और ये अब तक मार्केट यहां आ चुकी है. तो जिसने मार्केट को यहां पे बाय कर लिया, ऑब्वियस सी बात है वो फायदे में है. एंड जिसने मार्केट को यहां पे बाय किया या यहां पे बाय किया है, उसको उतना कोई फायदा नहीं हो रहा है. राइट. सो बेसिकली ये आपका क्या है, एक तरीके से टाइमिंग के ऊपर हमने बात करी कि मार्केट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग इज एवरीथिंग. नेक्स्ट इसमें चीज आ जाती है आपके एडवांटेजेस में, 1 सेकेंड. नेक्स्ट चीज आ जाती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक कहावत और है, एक इंपॉर्टेंट चीज और बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ट्रेंड आपका फ्रेंड है. ट्रेंड क्या होता है, बेसिकली मार्केट के चलने की डायरेक्शन. मार्केट या तो अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका बेसिकली मार्केट में आधा काम अपने आप ही हो गया. आपको फिर जरूरत नहीं है मार्केट में बेसिकली एक तरीके से पैनिक होने की. तो ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो बेसिकली योर टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली सक्सेसफुल. आपने सही डायरेक्शन में मार्केट को जज करके काम किया है. देन इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया को आइडेंटिफाई करना. ओवरबॉट एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे कोई स्टॉक बहुत ज्यादा रैली करके बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करने होते हैं. जो ओवरसोल्ड एरिया जहां पे स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है. सो वी हैव टू अवॉइड बाइंग अ ओवरबॉट स्टॉक एंड वी हैव टू अवॉइड सेलिंग अ ओवरसोल्ड स्टॉक. ठीक है. एंड हाउ टू मिनिमाइज रिस्क, ये हम आपको टेक्निकल में पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप अपने रिस्क को कम से कम रख के मैक्सिमम प्रॉफिट को बना सकते हो मार्केट्स में.
टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडल स्टिक स्टडी, कैंडल को पढ़ना। अभी देखिए आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया था, दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड बार, कुछ ग्रीन बार है, कुछ रेड बार्स हैं, इसके कॉम्बिनेशन में मार्केट चल रहा है। लेकिन ये ग्रीन और रेड बार के अलावा और कोई तीसरा कलर नहीं है ना, और कोई तीसरा कलर नहीं है, ये दो ही कलर है। तो अगर बेसिकली कैंडल बनती है ग्रीन, ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है मार्केट ऊपर बढ़ी है, मार्केट हैज गॉन अप। एंड अगर रेड बार बनती है दैट मींस मार्केट हैज गॉन डाउन, मार्केट नीचे गई है। सो ये जो कलर कोडिंग होती है कैंडल्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये बताती है कि बेसिकली मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ये बनती कैसे है कैंडल, एक तरीके से लेट मी शो यू। एक कैंडल के पीछे बनने के पीछे दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी बॉडी जो आपको बताता है उसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, कहां पे मार्केट ओपन हुई, कहां पे क्लोज हो गई। और दूसरा कंपोनेंट होता है कैंडल में शैडो, अपर शैडो एंड लोअर शैडो। अपर शैडो टेल्स यू अबाउट द हाई इन द स्टॉक, कितना हाई लगाया स्टॉक ने, मतलब कितना ऊपर गया वो। एंड लोअर शैडो टेल्स यू अबाउट द लो ऑफ द स्टॉक, कि वो बेसिकली कितना ज्यादा नीचे गया, राइट। तो ये बेसिकली OHLC डेटा होता है, ओपन हाई लो क्लोज डेटा, और इसी डेटा के बेसिस पे एक कैंडल जो है वो बनती है। अब कैंडल का कलर मैंने आपको क्या बताया, या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा, इन दिस वे। अगर कैंडल रेड बन गई, रेड बनने में ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी, हाई तो ऊपर ही रहेगा, लो भी नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा क्या हो गया, ग्रीन में ओपनिंग नीचे थी, क्लोजिंग ऊपर थी। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होगा तो वो कैंडल ग्रीन है। अगर कैंडल ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हो जाएगी तो वो कैंडल आपकी रेड है। ओके, तो ये दो कलर्स बनते हैं बेसिकली मार्केट्स में, एंड इन्हीं के बेसिस पे जो है मार्केट बेसिकली मूव करता है इन योर स्टॉक्स। तो ये आपका क्या हो गया, एक कैंडल बन गया। अब कैंडल बेसिकली जो होती है, कैंडल स्टिक्स में बेसिकली देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी पैटर्न्स दैट आर फॉर्म। क्योंकि देखिए कैंडल जो बनती है इस तरीके से बनती है, जो मैंने आपको अभी वहां पे बना के दिखाया। इफ इट इज अ रेड कैंडल इट इज कॉल्ड एज बेयरिश कैंडल, जिसमें मार्केट गिरती है, बियर। एंड अगर बेसिकली इट्स अ ग्रीन कैंडल इट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल, जिसमें मार्केट ऊपर उठती है, बुल। डिपेंडिंग अपॉन दिस कैंडल्स, देखिए कैंडल कभी भी सेम शेप और सेम साइज की नहीं बनेगी, हमेशा कैंडल सेम ऐसी नहीं दिखेगी। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडल बेसिकली जो है कोई बहुत बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, किसी में जो है शैडो बहुत बड़ी है, किसी में बॉडी बहुत बड़ी है। तो ये जो होता है, ये बेसिकली कैंडल जो है वो अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस की बनती है। लेकिन अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की कैंडल बनने के पीछे भी बहुत सारे रीजन है। हर कैंडल कोई ना कोई चीज आपको बता रही है, कोई ना कोई पैटर्न आपको दे रही है, और यही आइडेंटिफाई करना आपका काम है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्केट का, मार्केट क्या करने वाला है। तो यही आपका अगला टॉपिक आ जाता है, कैंडल पैटर्न्स। डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल्स there are more than 20 type of patterns that are formed in the market। 20 टाइप के पैटर्न्स हैं। और देखिए अगर आपने कैंडल पैटर्न पढ़ लिए ना, कैंडल स्टिक एनालिसिस जो आपने अगर है ये कर लिया, आपका टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं 75% आपने ऑलमोस्ट इसी के अंदर है। क्योंकि कैंडल स्टिक्स के आजू बाजू ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है। तो आपका बेसिकली मार्केट में अगर आपको बेसिकली प्रॉफिट्स में आना है या फिर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, तो कैंडल स्टिक को बेसिकली आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। और यही चीज हम बेसिकली अपनी क्लासेस में 1 वीक के टाइम पीरियड में सिखाते हैं विद लाइव एग्जांपल्स। क्योंकि देयर इज नथिंग थ्योरेटिकल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कुछ भी थ्योरी नहीं है। मैं आपको ये पीपीटी दे दूं, आपको बोलूं आप पढ़ लेना, ठीक है, आपने थ्योरेटिकली समझ लिया क्या होता है, लेकिन जब तक आपने उसको प्रैक्टिकली मार्केट में बनते हुए या उसको आइडेंटिफाई करते हुए नहीं समझा, आपने कहीं ना कहीं मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करी। एंड फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, मार्केट को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक प्रॉफिट्स नहीं होते। आई एम टेलिंग यू दिस विद माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 8 to 10 years इन स्टॉक मार्केट। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ अब, ठीक है, वन बाय वन। जस्ट हैव अ लुक एंड वेरी मच केयरफुली जस्ट सी इट। यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा होगा, ये मार्केट का इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है, मतलब हर कैंडल 5-5 मिनट के टाइम पीरियड पे अलग अलग बनती गई है।
ये जो मैंने सर्कल करा है, मार्केट यहाँ से उठनी शुरू हुई है, और ये जो मैंने ऊपर हाई बना दिया, मार्केट यहाँ तक ऊपर उठी है। मतलब निफ्टी में बेसिकली एक 17,650 से लेके 17,820, मतलब ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के एक स्टॉर्मिंग रैली आई है आज, बहुत जबरदस्त रैली आई है यहाँ पे। लेकिन मार्केट ऐसा ही ऊपर नहीं गया है, मार्केट ने पैटर्न्स बनाए और मार्केट ने आपको बीच बीच में बाइंग कंडीशंस दिए कि आप बाय करो, ठीक है। कैसे दिए हैं? जैसे ये जो पैटर्न है ना, देखिए जो मैं सर्कल अप कर रहा हूं, ये एक बहुत अच्छा बाइंग पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या होता है मॉर्निंग स्टार? मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसा दिखेगा आपको, जिसमें बेसिकली आपका एक रेड कैंडल है, बीच में छोटी सी कैंडल है, उसके बाद आपका एक ग्रीन कैंडल आ गई स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ, दैट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखिए, कैन यू गाइस सी दिस एवरीवन? आई वुड एक्सपेक्ट अ यस और अ नो एवरीवन। ये एक मॉर्निंग ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अभी देखिएगा जो मैंने सर्कल किया है, क्या यही सेम पैटर्न वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? ऑलमोस्ट सेम वैसा ही बन रहा है जी। यस यस। ये है मार्केट में बाइंग। आपको यहाँ से बाय करना था दोबारा। अगर आपने मॉर्निंग की रैली मिस कर दी तो ये मार्केट आपको री एंट्री देने आया था। दिस वाज अ री एंट्री पॉइंट। कहाँ से री एंट्री दी है? 17,300 से, 17,734 से, सॉरी 734 से, 734 से एंट्री देके मार्केट एक मूव में 50-60 पॉइंट्स ऊपर गया है। दैट इज इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडर। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 50-60 पॉइंट की एक रैली बहुत प्रॉफिटेबल है। उसके बाद मार्केट ने फिर रिट्रेस किया। देखिए, मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं चलता, मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है। मार्केट में ट्रेंड फॉलो होता है। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा। अगर ये लो टूट गया, या ये लो टूट गया, या ये लो टूट गया, अब आपका ट्रेंड खराब होता है। लेकिन ये टूटा नहीं ना, तो दिस वाज अ परफेक्ट अप ट्रेंड टुडे। अब देखिए, जिसने यहाँ पे बाय किया उसने कहीं ना कहीं ऊपर, कहीं ना कहीं एग्जिट किया होगा। मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस करके यहाँ पे एक और पैटर्न बनाया है। अभी जो ये पैटर्न बनाया है, इसमें क्या है? ग्रीन कैंडल की बॉडी थोड़ा सा रेड की कैंडल से नीचे से है बॉडी। इस पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस, नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा था सर, आपने ये अभी बोला आपने कि रेज हुआ 50-60 पॉइंट। हाँ जी सर, ये 50-60 पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया सर। 50-60 पॉइंट्स रेज हुआ मतलब जो ये वाला लेवल था ना, ये फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये वाला जो लेवल था 17,732-33 का लेवल, यहाँ से जो ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप देखिए, ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर है ना जी। तो ये यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गई है एक पैटर्न बनने के बाद। 50 पॉइंट मतलब 50 रुपीज। 50 पॉइंट्स निफ्टी में क्या होता है? निफ्टी में पॉइंट्स चलते हैं, 50 पॉइंट्स, 50 रुपीज नहीं है ये। अगर आप इसको रुपी में लेके चलोगे तो इसका लॉट साइज भी 50 का है, तो 50 × 50 2,500, मतलब 2,500 रुपए ऊपर गई है। अगर आपने इसको बाय किया है तो आपका 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ओके सर। अब इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो वो अब हम आपको क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। इसका एक बेसिकली लॉट साइज होता है। लॉट क्या होता है कि आपने लॉट में 50 शेयर बाय कर लिए, ठीक है। दिस इज द सिंगल लॉट फॉर निफ्टी। अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गया है तो 50 × 50 2,500 हो गया ना। जी सर, लेकिन आप ओके सर, आपकी बात ठीक है, हाँ जी। लेकिन हम 50 शेयर 17,000 के खरीद रहे हैं, मतलब वही रेट पे जो आप कह रहे हो 17,300 का। और जब बढ़ा वो 50 पॉइंट बढ़ा, मतलब मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, राइट? कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग गई। यस, और आप कह रहे हो 2,500 वो है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगी। यहाँ पे जो काम होता है आपको पूरा पैसा नहीं देना। स्टॉक मार्केट में यही तो अच्छी चीज है, यहाँ पे काम मार्जिन मनी पे होता है। ट्रेडिंग जो होती है ना, ट्रेडिंग, इट इज डन ऑन मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या होता है कि आपने पूरा अमाउंट नहीं देना, आपने कुछ परसेंटेज उसका दे देना है, 20%, 30%। तो निफ्टी में अगर मेरे को ये बाय करना था तो मैं ये बाय कर लेता ऑलमोस्ट 70-80,000 के मार्जिन मनी पे, 70-80 हज़ार रुपए के मार्जिन मनी पे बाय कर लेता। और ये तो मैं आपको छोटा सा मूव बता रहा हूँ। हाँ जी, ये 50 शेयर आप मतलब 70,000 में बाय कर लेते हैं।
Sir, I can interrupt. Yeah, sure, please. I think my friend is saying you are quoting that base rate, the where from the market started 70,334. You are saying, na? Yes. So he is taking that amount. That is not the amount. That is the point. That is the level of the market. देखिए ये अमाउंट नहीं है जतिन जी, ये अमाउंट नहीं है, ये मार्केट का लेवल है। अगर मुझे इसको बाय करना है ना, अगर मुझे निफ्टी को बाय करना है, देखिए निफ्टी को अगर मुझे बाय करना है तो उसका मुझे लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से हट गए, स्टिल ठीक है। अगर मुझे उसको बाय करना है तो ये मैं बाय कर लूंगा, आपका 1,09,000 में बाय हो जाता है मेरा ये तो मैं बेसिकली फ्यूचर्स बाय कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीजें बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप इसी को बाय करें। अब मैंने मॉर्निंग में, मुझे पता था निफ्टी ऊपर जाएगा, मैंने मॉर्निंग में ये बाय करा था, निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करा था, कॉल्स बाय करी थी 172 रुपीज से। देखिए 172 से बाय करी, कुछ 195 पे सेल करी, कुछ 214 पे कुछ सेल करी, कुछ 296 पे सेल करी है। देखिए सेल सेल सेल, और कुछ अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी यहाँ से आने वाले 1-2 दिनों में 18,000 का लेवल भी टच कर लेगा। तो यहाँ पे मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हो गई ना। मैंने 172 की चीज 296 तक धीरे धीरे बेची है। 40% नहीं, इनफैक्ट 80%, सॉरी। बहुत सारे तरीके हैं, ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगा के हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट कमाया, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये जो है बेसिकली हमारा निफ्टी में, जो मैं चार्ट पे दिखा रहा था आप लोगों को, ये जो मैंने सेकंड सर्कल लगाया है, सेकंड सर्कल का यहाँ पे जो पैटर्न है, दिस इज अ पियर्सिंग पैटर्न। इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये दिखता कैसे है। ये दिखता है कुछ इस तरीके से, देखिए दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, जिसमें ग्रीन कैंडल रेड के थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रही है और ऑलमोस्ट ऊपर जाके उसके 50% के ऊपर क्लोज हो रही है। इजंट इट द सेम पैटर्न इन दिस हियर? सेम पैटर्न है ना। तो मार्केट में जो भी बनेगा ये आपके सामने बनेगा। The only thing is that how much your study is, good, and you are basically good with the technical analysis to identify it in front of you. ऐसे ही हमारे there are more than 20 patterns, 20 पैटर्न है टोटल, और हर पैटर्न की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है। वो जहाँ पे बनता है वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, मतलब कहाँ पे बेसिकली एक ऐसा पॉइंट रखना है जहाँ पे अगर बाय चांस लॉस हो गया तो निकल जाओगे, और कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है। कोई पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें छोटा छोटा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना होता है, कोई पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे ना, सब बेसिस में आपका मार्केट जो है उस तरीके से चलता है, और हम लोग इसी चीज़ को लाइव अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये जो मैंने 2 पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन किए, समझ में आया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? एनीथिंग, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है टेक्निकल में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है वो है चार्ट पैटर्न। ये था हमारा कैंडल पैटर्न, अगला है चार्ट पैटर्न। जो चार्ट्स पे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं जिसके बेसिस पे मार्केट ऊपर या नीचे मूव होता है, वो आपके चार्ट पैटर्न्स हैं। चार्ट पैटर्न्स भी हमारे देयर आर मोर देन 20 टाइप्स, 20 से ज्यादा टाइप के हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका चैनल्स। चैनल क्या होता है? देखिए आपके सामने स्क्रीन पे चैनल है। चैनल इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन, एक 2 पैरेलल लाइन है जिसमें मार्केट या तो गिर रही है या फिर ऊपर उठ रही है। आपके सामने स्क्रीन पे दिस इज अ बेयरिश चैनल, जिसमें मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, सी इस तरीके से, एंड इसका हमेशा ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है मार्केट में। जी रेड एम आई के नेम से आपने सर अभी रेज हैंड किया था, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, आई थिंक गलती से कर दिया आपने। ये आपका बेसिकली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, मतलब इसमें अगर ये चैनल में ऊपर वाली लाइन टूट गई तो मेरे लिए ये पॉजिटिव साइन है कि मार्केट बेसिकली ऊपर उठने वाली है, ऊपर बढ़ने वाली है। अब मैं ऐसा ही एक चैनल आपको बना के दिखाता हूँ टाटा स्टील में। काफ़ी टाइम पहले बना है, अभी नहीं बना, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस चैनल, बेयरिश चैनल जो कि ब्रेक हुआ था, एंड इट हैज़ गिवन अ वेरी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। टाटा स्टील का जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 1315 रुपए पे चल रहा है टाटा स्टील।
इसमें 2018 से लेकर 2020 कोविड तक एक बेयरिश चैनल ही चल रहा था. आई एम ड्रॉइंग इट नाउ, जस्ट हैव अ लुक. इज इट विजिबल टू एवरीवन? सब लोग देख पा रहे हैं? सी, isn't it a perfect bearish channel जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है पीपीटी में? सेम ऐसा ही है. अभी मैंने आपको ये बताया कि जो बेरिश चैनल है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है. तो सी द ब्रेकआउट पॉइंट इन टाटा स्टील, इट वाज इन लास्ट ईयर नवंबर अराउंड 430-440 लेवल्स, एंड यहाँ से टाटा स्टील ने एक स्टॉर्मिंग रैली दी है अप टू द लेवल्स ऑफ 1400-1500. तो कहीं ना कहीं स्टॉक 400% की स्पीड से ग्रो हुआ है. अभी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था. ऋतिक सोनी जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है मुझे. अभी आपने मैसेज किया तो मुझे दिखा, बट यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. आई थिंक आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. अदरवाइज अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है सो यू कैन जस्ट चैट हियर. आप यहाँ पर लिख सकते हो अपना क्वेश्चन. आई विल बेसिकली रिस्पॉन्ड टू इट. मैं उसको आपको बता दूंगा वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. तो यहाँ पे बेसिकली एक ब्रेकआउट आया टाटा स्टील में एट द लेवल्स ऑफ 430-440. ये ब्रेकआउट बेसिकली क्या था? ये ब्रेकआउट था कि यहाँ से जो मार्केट है वो बेसिकली ऊपर चला गया. इसमें तो आउटस्टैंडिंग बहुत मतलब एक बड़ी रैली आ गई. तो इतनी बड़ी रैली आए ज़रूरी नहीं है, बट येस ये ब्रेकआउट जहाँ पे आते हैं वो पॉइंट पे मार्केट जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. So this is a bearish channel example. This is bearish channel in front of you. Okay. इसी का उल्टा बन जाता है बुलिश चैनल. ये बुलिश चैनल है. बुलिश चैनल में क्या हो रहा है? मार्केट एक पैरेलल चैनल के बीच में ऊपर 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 जा रही है. सो दिस इज अ बुलिश चैनल. यहाँ पे अगला जो पैटर्न इंपॉर्टेंट है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स. हेड एंड शोल्डर जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. हमारा जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है हेड एंड 2 शोल्डर्स, ऐसा ही ये पैटर्न बना हुआ है देखिए आपके सामने. लेकिन ये पैटर्न जब किसी स्टॉक में बनता है तो वो स्टॉक ऊपर नहीं उठता, फिर वो स्टॉक गिरता है. देखिए यहाँ पे इस पैटर्न के आसपास लिखा भी है बेयरिश. मतलब ये कहाँ बनेगा स्टॉक में? पहली चीज तो स्टॉक में सबसे ऊपर बन जाएगा, ये हाई पे बन जाएगा, और वहां से आपको प्रोबेबिलिटी ये मिलती है, आपको ये स्टडी मिलती है कि स्टॉक बेसिकली गिरने वाला है. तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट मिल जाता है कि अगर हम इस स्टॉक में बाय में बैठे हुए हैं, अगर हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, सो काइंडली वी हैव टू एग्जिट. या फिर हमें कॉशियस हो जाना है, हमें बेसिकली अलर्ट हो जाना है कि कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरेगा या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ देगा तो हम लोग इसमें क्विकली एग्जिट हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं इसमें. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न. लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दो ना आप चार्ट पे, इसी को उल्टा करके देखो आप, तो ये बन जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस तरीके से. दिस इज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ये बाइंग के लिए बड़ा जबरदस्त पैटर्न है. दिस पैटर्न इज वेरी गुड फॉर बाइंग. बहुत बढ़िया पैटर्न है. मतलब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में बाइंग बन गई तो आप बाय करिए और आपको उस अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. ये पैटर्न देखिए हमने कुछ स्टॉक्स में आइडेंटिफाई भी किया है. लेट मी शो यू, because whatever I identify, just keep it with me so that we can basically discuss it with any time with the students. आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था आज से कुछ टाइम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. देखिए द फॉर्मेशन टाइमिंग इज 23 मई 2021. 401 रुपए पे बना था. एंड यहाँ से जून के महीने में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 460-470 के हाईज ऑलरेडी कर चुका है. मतलब जिस पॉइंट से आइडेंटिफाई किया था वहां से 14 से 15% से ज्यादा रिटर्न वो ऑलरेडी दे चुका है. ऑलरेडी डिलीवर्ड इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1.5 month 2 months. अब तो बेसिकली सितंबर आ गया है, सितंबर खत्म होने वाला है, लेकिन ये जून में ही हो चुका था इसमें जो काम होना था. दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेली चार्ट. एक और बहुत बढ़िया एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो बेसिकली मैं बहुत टाइम से वॉच भी कर रहा हूँ एंड बहुत टाइम से आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दैट स्टॉक. वो है आपका कोल इंडिया में. अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया में मैंने आज वर्क भी किया है. आई हैव बेसिकली वर्कड एज वेल इन कोल इंडिया. कोल इंडिया में मैंने आज वर्क किया था. आई बेसिकली बॉट कोल इंडिया एट 164 रुपीज़ 4200 क्वान्टिटी एंड आई सोल्ड इट एट 167, बुकिंग अराउंड 11-12,000 मैंने बुक कर लिया इसमें कोल इंडिया में. क्यों किया? इसके पीछे रीज़न क्या था
इसके पीछे रीजन था, ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ऊपर जाने के लिए। देखिए एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसमें फ्रॉम 155 रेंज। ये मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था। दिस इज आइडेंटिफाइड अराउंड इन द मंथ ऑफ जून, तब से यहीं पे चल रहा था साइडवेज। इसमें मेरा व्यू ये है कि ये धीरे धीरे आने वाले 6 महीनों में 180 रुपए से लेके 200 रुपए तक जाने के पोटेंशियल्स रखता है। 170 तो आज ये हो चुका है, 157 से 170 आज ये हो चुका है। यहाँ से ये धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, ये एक कॉन्फिडेंस है आपकी स्टडी में। ये आपका बेसिकली मार्केट को जज करने का या एनालाइज करने का एक चार्ट पैटर्न्स या बेसिकली जो है पैटर्न्स है, एक तरीका है। तो यही सेम चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ेंगी। बिकॉज देखिए मार्केट में आई हैव लर्नड एंड आई हैव सीन वन थिंग कि जितने स्टॉक मार्केट एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज काम करने तो आ जाते हैं फंड्स लेके, पैसा है ठीक है कोई बात नहीं, पैसा है काम कर लेंगे ऐसा लगता है उन्हें। लेकिन द फैक्ट इज दैट उसी के ऑलमोस्ट 90% लोग जो होते हैं ना, वो उसी साल स्टॉक मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। रीज़न क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, नो प्लान ऑफ एक्शन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लिसनिंग टू अदर्स। फ्रेंड्स की बात सुन लेना, किसी कलीग की बात सुन लेना, उन्होंने बोला मैंने खरीदा आपने भी खरीद लिया, दिस इज़ अ वेरी मच प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो यहाँ पे अपना एनालिसिस या अपनी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो। मार्केट गिरती है तो भी प्रॉफिट बनता है, मार्केट उठती है तो भी प्रॉफिट बनता है। ट्रेडिंग इज बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ ट्रेडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में आपको क्या चाहिए? एक स्टडी चाहिए। तो ये सब स्टडीज आप करेंगे तो यू विल गेट एन एज ओवर द अदर ट्रेडर्स। इसी में आपका एक और चार्ट पैटर्न होता है इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्लैग पैटर्न। फ्लैग, झंडा। अब देखिए यहाँ पे फ्लैग कैसा दिख रहा है आपको। फ्लैग आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मूव, देन अ कंसोलिडेशन एंड अगेन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। तो ये क्या है? दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, झंडा। फ्लैग पैटर्न बेसिकली क्या है? इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बारे में साइन देता है आपको। ये आपको ये बताता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है। अभी देखिए यही पैटर्न आपका जो है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये सेम पैटर्न आज ही बना हुआ है रिलायंस में, और रिलायंस को बेसिकली हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी किया था। आज मॉर्निंग में ही रिलायंस बेसिकली आई हैव टोल्ड इन अवर सेशंस टू द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स ने इसको बाय भी किया है। एंड रिलायंस में उन्होंने आज ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया। एंड आने वाले एक हफ्ते बाद आप लोग भी देख लेना, रिलायंस आपको यहाँ से कहीं ना कहीं 6-7% ऊपर दिख जाएगा। देखिए अगर आप रिलायंस में देखेंगे, जस्ट हैव अ लुक हियर, दिस इज अ पोल, दिस इज अ फ्लैग सॉरी, एंड दिस इज अ पोल। क्या ये सेम पैटर्न है जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे? दिस इज सेम पैटर्न जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी इसमें ये वाली रैली आनी बाकी है, ये वाली रैली आनी बाकी है, आएगी ये रैली। और फ्लैग एंड पोल में ये माना जाता है आपका जो पोल की हाइट है, यहां से लेके यहां तक जो पोल की हाइट है, कितनी हाइट है एक बार जज करते हैं, काउंट करते हैं स्केल से। ये स्केल हमारे पास, द हाइट इज अराउंड 400 रुपीज, 400 पॉइंट की हाइट है, 19% मूव है। 400 पॉइंट, ठीक है, हमें 400 पॉइंट चाहिए थे। माना ये जाता है कि जो पोल का लो है और जो पोल का हाई है, उतना ही बड़ा टारगेट यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब जब ब्रेकआउट आता है ना, उतने ही ज्यादा पॉइंट ये यहाँ पे भी भाग सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट होना चाहिए रिलायंस में? अप्रोक्सीमेटली 2800, 2900 टू बी प्रिसाइज, राइट? 400 पॉइंट ऊपर। तो ये लेवल आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे ये लेवल्स। और आप बेसिकली देखना इसको, ये मे बी दिवाली या फिर मे बी टिल जनवरी आपको 3000 का लेवल टच करते हुए दिख सकता है। इसके फंडामेंटल रीजंस भी हैं, 5G, जियो, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स। वोडाफोन आइडिया को बेसिकली जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, तो आपका जो है मेन 5G की थिंग है। तो जियो, रिलायंस एंड एवरीथिंग, इट इज बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली भी आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ एक पैटर्न के तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स है ना, ये जब बनते हैं तो टेक्निकल ट्रेडर के लिए बेसिकली ये जूसी लेवल्स होते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए। ये लेवल्स बेसिकली नॉट टू मिस होते हैं कि भाई इसको तो मिस ही नहीं करना।
यहाँ से आपकी एक्यूरेसी जो होती है ना इन पैटर्न्स के बेसिस पे, वो होती है कहीं ना कहीं 90 से 92%। टेक्निकल एनालिसिस में कभी भी 100% कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग 100% इन स्टॉक मार्केट, राइट। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर रिलायंस में पैसा लगा दूं 100% प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होगा भी, लेकिन 100% कुछ नहीं होता। टेक्निकल में एक्यूरेसी चलती है 90%, 80%। तो मतलब अगर आप मार्केट में 10 बार काम कर रहे हो तो 9 बार आप प्रॉफिट में रहोगे, ये गारंटी है। हाँ, 1-2 बार आपको कभी कभार कोई लॉस कोई रीजन की वजह से मे भी हो जाए, बट उसको कैसे छोटा रखना है वो भी एक स्टडी है, वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ अ गुड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू कैन कीप योर टाइट स्टॉप लॉसेस एंड लॉसेस टाइट। तो ये आपके सामने फ्लैग पैटर्न। अभी निफ्टी ऊपर जा रही है। आप लोगों ने भी बेसिकली मार्केट्स के बारे में सुना होगा। अगर आज हम डेमो में यहाँ पे हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ सुनी है और ये चीज़ आपने जान ली है कि मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तभी आपको भी इंटरेस्ट है मार्केट्स में। लेकिन अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि मुझे ये 1 साल से या बेसिकली मुझे ये 8 महीने से पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है और 19-20 हज़ार आने वाला है, 19-20,000 का लेवल आने वाला है। अब ये चला गया, आपको लगेगा सर अब तो चला गया इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक फ्लैग पैटर्न ना यहाँ पे भी था फ्रेंड्स, सी आर यू गाइज एबल टू सी नाउ अ फ्लैग देयर? एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है आपको? ये कब बना है? ये मई में पूरा हो चुका था और इसका फॉर्मेशन ना यहाँ पे मार्च में फरवरी में शुरू हो गया था। तो ये मतलब फरवरी मार्च से ये जज होना शुरू हो गया था कि कोई ना कोई फ्लैग पैटर्न बनने वाला है। यहाँ पे बन जाएगा क्लियर, उसके बाद ही बाय करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आइडिया लगना शुरू हो गया था। तो जहाँ से ब्रेकआउट आया है, कहाँ से आया? 15,000 के लेवल से। और पोल की हाइट कितनी है? ऑलमोस्ट रफली 11,000 टू 15,000, मतलब 4,000 पॉइंट पोल की हाइट है। तो 15,000 से 4,000 पॉइंट कितने होते हैं? 19,000 ही होते हैं, राइट। तो मार्केट 19,000 या 18,500 का लेवल टच जरूर करेगी। अगले हफ्ते कर दे, अगले महीने कर दे, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ, लेकिन करेगी जरूर। तो ये चीजें टेक्निकली आपको अगर पता है ना, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मार्केट में बना सकते हो। एंड बेसिकली सस्टेनिंग द प्रॉफिट इज वेरी डिफिकल्ट इन मार्केट। प्रॉफिट्स तो हर कोई बना लेता है कुछ ना कुछ। प्रॉब्लम क्या होती है ना ट्रेडिंग में, जिन्होंने करी होगी ट्रेडिंग उनके लिए मैं उनको पता भी होगा। आज प्रॉफिट हुआ 2,000 का, कल प्रॉफिट हुआ 2,000 का, परसों प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का, उसके बाद चौथे दिन लॉस हो गया सीधा 10,000 का। तो जो आया वो चला गया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट गुड विद टेक्निकल्स, वी आर नॉट गुड विद बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, वी आर नॉट गुड विद बेसिकली अवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम रिस्क ज्यादा रखते हैं, रिवॉर्ड कम रखते हैं। तो यही चीजें सीखनी है टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक छोटा सा आपको डेमो। अभी हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट ऑप्शंस एज वेल, कि ऑप्शंस जो बेसिकली ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में कैसे होती है। टेक्निकल में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल में वी कैन डिस्कस एम्पल ऑफ थिंग्स, क्योंकि टेक्निकल का हमारा जो कोर्स है वो 40 दिन चलता है, 40 डेज। देयर आर मेनी थिंग्स, बट यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम उसको शॉर्ट रखा है। टेक्निकल में मैंने आपको जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही बताए, अदरवाइज देयर आर इंडिकेटर्स, support resistance, Dow theory, light wave theory, Fibonacci, many things that will give you very good analysis in the market. लेकिन जो भी मैंने बताया ये क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट इसमें, कोई चीज जो पूछनी हो? नो सर। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस बेसिकली क्या है? ऑप्शंस जो हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? बेसिकली जिसकी वैल्यू बेसिकली इक्विटी से डिराइव हुई है। इक्विटी मतलब आपका जो स्टॉक मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, इससे डिराइव हुई है वैल्यू। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती ऑप्शंस की, इनकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में ही डिराइव इनसे होती है आपका इक्विटी से। लेकिन ये जो टर्म्स होते हैं या जो ऑप्शंस बेसिकली जो होते हैं ये प्योरली ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड हम बेसिकली इसमें ट्रेड करते हैं। जी युवा कुमार के नाम से आपने अभी हैंड रेज किया, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। आपका माइक म्यूट है आई गेस, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो गो अहेड प्लीज। नो, चलिए ठीक है। ऑप्शंस बेसिकली क्या है आपका? ऑप्शंस बेसिकली आपका ट्रेडिंग टूल है। हम लोग इसके बेसिस पर ट्रेड करते हैं एंड मार्केट में बेसिकली ऑप्शंस में हम लोग काम करते हैं। ऑप्शंस आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच बेसिकली वी कैन बाय इन द मार्केट और वी कैन सेल इन द मार्केट्स, राइट।
अगर बेसिकली आपको ये लगता है कि ऑप्शंस के थ्रू मार्केट में तेजी बनने वाली है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो यू कैन बेट टुवर्ड्स बाइंग, यू कैन बेट टुवर्ड्स बाइंग मार्केट, बुलिश मार्केट। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट में फॉल आ सकता है, तो आप बेसिकली फॉलिंग मार्केट में भी बेट कर सकते हैं और आप उसमें भी प्रॉफिट बना लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस, ऑप्शंस आपके दो टाइप के होते हैं। ऑप्शंस आर कॉल्ड एज कॉल्स एंड पुट्स। हमारा कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। अभी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होता क्या है? कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या है? आपका कॉल ऑप्शन अलाउज द होल्डर ऑफ एन एसेट टू बाय द शेयर प्राइस, टू बेसिकली बाय द स्टॉक। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है ना, तो आपका व्यू मार्केट पे बुलिश है, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हम कॉल ऑप्शन को डिनोट करते हैं सीई से, सीई कॉल यूरोपियन, और पुट ऑप्शंस को हम डिनोट करते हैं पीई से, पुट यूरोपियन। और पुट ऑप्शन अगर हमने बाय किया है तो हमारा व्यू मार्केट पे ये है कि मार्केट बेसिकली नीचे जा सकता है, मार्केट बेयरिश है, गिर सकता है। आज मेरा व्यू मार्केट पे बुलिश था, क्लियरली दिख रहा था, सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स में। हमारा एक स्टॉक मार्केट अपडेट्स ग्रुप है जिसमें बेसिकली कल रात को भी हमने और मैंने और हमारे कुछ फैकल्टीज ने, जितने भी हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स के साथ कि टुडेज डे शुड बी अ बाइंग डे। आज हमें बाइंग करनी चाहिए। उसमें हमने उनको वॉच लिस्ट भी दी थी कि कौन कौन से स्टॉक्स उन्हें फॉलो करने चाहिए आज के लिए, सो दैट बेसिकली वो लोग क्या कर सकें कि वो लोग अपना जो फोकस है टेक्निकली जो वो सीख रहे हैं वो उन स्टॉक्स पे फोकस कर सकें। उनको बेसिकली हमने एक हिंट दे दिया कि हाँ, इन स्टॉक्स को देखिए और मार्केट में बाइंग के बारे में सोचिएगा, आज सेलिंग के बारे में मत सोचना, आज बाइंग के बारे में सोचना। क्लियर इंडिकेशन दिया गया था स्टूडेंट्स को। तो आज देखिए मैंने भी जो ट्रेड किया वो किस में किया, मैंने वो कॉल ऑप्शन सीई में किया। सीई जो आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, जो 172 से लिया था, ये क्या था? निफ्टी का सीई था, दैट वाज कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट शुड गो अप, दैट्स व्हाई आई बॉट इट अराउंड 9:27 AM एंड आई सोल्ड इट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कुछ 195 पे सेल किया, कुछ 214 रुपये पे सेल किया, एंड कुछ बिल्कुल हाई पे अभी 296 पे सेल किया। तो ये क्या था? बेसिकली एक एनालाइज था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड ऑप्शंस के जरिए किया। स्टडी मैंने टेक्निकल को किया, लेकिन मैंने उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट ऑप्शंस के थ्रू किया। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये क्लियर है आपको? कॉल ऑप्शन को अब हम बेट करते हैं व्हेनेवर वी आर बुलिश ऑन द मार्केट एंड द मार्केट वी थिंक विल बी गोइंग अप, एंड पुट ऑप्शंस में हम बेट करते हैं व्हेनेवर वी आर बेसिकली थिंकिंग दैट द मार्केट्स विल बी गोइंग डाउन। ये ऑप्शंस बेसिकली जो होते हैं ना, दे आर वेरी मच बेसिकली हेल्पफुल ट्रेड्स। ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं ट्रेडिंग में। हम ऑप्शंस को यूज करके अलग अलग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जितने भी लोग आज के डेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं ट्रेडिंग में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, कहीं ना कहीं उसने ऑप्शंस को यूज किया है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस का बड़ा रोल रहा है मार्केट में। टेक्निकल ट्रेडिंग में आपका ऑप्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी अंकुश, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर आपसे कंफर्म कर रहा था सर, ये कितने टाइम के लिए सर इसे लेते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सर? कितने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं? मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? मैक्सिमम जो देखिए टाइम होता है ऑप्शंस में, आप म्यूट कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। आपको जब पूछना होगा दोबारा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस का जो टाइम फ्रेम होता है, टाइमिंग होता है, देखिए इन्होंने जो पूछा मैं वो भी बता देता हूँ। तो एवरीवन, यहाँ पे ऑप्शन जब हम बाय करते हैं ना, जैसे इक्विटी होती है, इक्विटी में क्या होता है कि आपने आज इक्विटी ले ली तो वो आपकी हो गई। अब आप उसको कल बेचो, अगले साल बेचो या बेचो ही मत 20 साल तक, तो आपकी एसेट है, आप उसको कभी भी बेच सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। हमारे जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये जिसमें फ्यूचर्स भी होते हैं और ऑप्शंस भी होते हैं, फ्यूचर्स उसका नाम है डेरिवेटिव्स का, एंड ऑप्शंस दे ऑल्सो कम विद एक्सपायरी। ये एक एक्सपायरी के साथ आते हैं, मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। एक्सपायरी क्या होती है इसकी? एक्सपायरी इसकी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ का आखिरी थर्सडे। और अगर ये ऑप्शंस निफ्टी के हैं, निफ्टी मतलब हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी, इसके हैं, तो निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने देखिए जो बाय किया था वो कौन सा ऑप्शन था, वो हमारा निफ्टी का ऑप्शन था, निफ्टी का ऑप्शन था। इनकी एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे।
दे एक्सपायर एवरी थर्सडे, मतलब हर थर्सडे कहीं ना कहीं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपका ये जो है मार्केट में एक्सपायरी जो है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शंस एक्सपायर बेसिकली लास्ट थर्सडे, एंड निफ्टी ऑप्शंस एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस, जो बैंक के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, दे एक्सपायर एवरी थर्सडे। तो आपके पास मैक्सिमम होल्डिंग टाइम क्या होता है? अगर आपने जो ऑप्शन लिया है तो उसका थर्सडे। अभी मैंने जो ऑप्शन ले रखा है ना फ्रेंड, मैंने इस थर्सडे वाला नहीं ले रखा था, क्योंकि ऑप्शंस आज एक्सपायर हुए हैं, आज एक्सपायर हुए हैं, मैंने अगले थर्सडे वाला लिया। और जब देखिए ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं ना, उसकी जो भी वैल्यू हो, कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो जीरो हो जाते हैं, जीरो। लेट मी शो यू। जस्ट हैव अ लुक, ये जीरो हो चुका है। अब जीरो तो नहीं होगा, 5 पैसे पे जाके रुक जाएगा, 5 पैसा वैल्यू रहेगी बस। तो ऑप्शंस आर लिटिल बिट रिस्की एज वेल, रिस्की भी हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन जीरो हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन कल तक या परसों तक होगा 100 रुपए का, और आज जीरो हो गया, मतलब 100 इंटू 50 इसका लॉट साइज है। आपको इसमें 5000 का सीधा सीधा लॉस हो गया अगर आपने इसमें बेसिकली नॉलेज नहीं था तो। सो दैट्स व्हाई ऑप्शंस आर लिटिल बिट रिस्की एज वेल ऑप्शंस में। लेकिन यही चीज़ है, जीरो होने वाली चीज़ है ना, इसका फायदा उठाया जा सकता है। देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज दैट वी कंस्ट्रक्ट इन दी मार्केट्स एंड ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस को यूज करके आपकी ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज भी हम बना सकते हैं जिसमें हमारा जो रिस्क होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब मार्केट चाहे क्रैश हो जाए, चाहे मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट गिर जाए, तो भी आपको एक लिमिटेड रिस्क ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, 3,000, 5,000 का रिस्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, एंड प्रॉफिट विल बी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ऑफ द रिस्क। सो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ऑप्शंस में, और ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग ऑप्शंस में बनाते हैं। लेकिन वो स्ट्रैटेजीज अभी अगर मैं आपको बताऊंगा समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, बट येस, वी हैव टेस्टेड एंड प्रूवन मोर देन 15 strategies in the options which guarantee you good profits in the market and which will basically keep you very low on losses. Losses पे low रखेंगी and आपको high profit जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा गारंटी करेगी। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने एक बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी है आपके सामने सी इन द स्क्रीन, यू आर एबल टू सी दिस। यहाँ पे इसमें अभी करते क्या है हम, या होता क्या है, इसको डिस्कस नहीं करता, मैं आपको सीधा इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। एंड रिजल्ट इस स्ट्रैटेजी का क्या है? इस स्ट्रैटेजी का एंड रिजल्ट ये है कि इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मार्केट में मुझे चाहिए 45,977 रुपए का मार्जिन मनी, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। ऑलमोस्ट 46,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर लेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपए के आसपास है। मतलब आपने जो पैसा लगाया उसका 21% आपको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस इज जस्ट 1350 रुपीज। मतलब अगर आपको 5 बार लॉस भी हो गया ना स्ट्रैटेजी में, बैक टू बैक 5 बार, 5 हफ्तों में लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनती है एवरी वीक। अगर आपको 5 बार लॉसेस भी हो गया तो कितना लॉस हो जाएगा आपको? 1,300 रुपए का 5 बार, अप्रोक्सीमेटली रफली 7,500 का लॉस हो जाएगा। और आपको अगर एक बार भी प्रॉफिट हो गया तो आपका सीधा 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आप डायरेक्ट प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी पुअर भी है स्टॉक मार्केट में, तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट में रखने का काम करेगी। ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम ऑप्शंस में बनाते हैं फ्रेंड्स, एंड ये स्ट्रैटेजीज के बेसिस में ना, अगर आपकी एक्यूरेसी मार्केट पे ज़्यादा नहीं 60-70% भी है ना, तो आप 1300 का या ऐसे लॉसेस 2-3 बार कर लोगे या 4 बार कर लोगे, बाकी 5-6 बार प्रॉफिट कमा लोगे ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई हो जाता है। देखिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मेंशन्ड है, RR रेशियो, इट्स 1.728। मतलब आपको अगर 7 बार लॉस होगा और 1 बार प्रॉफिट होगा तो भी आप जीरो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। 7 बार लॉस और 1 बार प्रॉफिट। अब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ के ऐसा तो कोई ट्रेडर नहीं होगा जो 7 बार लॉस करने के बाद 1 बार प्रॉफिट कमाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 3 बार लॉस हो जाए और 4 बार प्रॉफिट है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमने यहाँ पे अपने लॉसेस को पहले ही कट कर दिया,
कि मार्केट में हमारा 1350 रुपए से ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता। देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज लाइक दिस। अभी जी मीडिया का शेयर है जो भागा है, जी एंटरटेनमेंट, हमारे स्टूडेंट्स ने जी एंटरटेनमेंट में जो है ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में 1.5 लाख रुपीस लगे थे। बट जिस तरीके से जी की जो न्यूज़ आई कि सोनी से मर्जर हो चुका है एंड जी ऑलमोस्ट उस पॉइंट से 30-40% ऊपर गया एक हफ्ते में, तो उस स्ट्रेटेजी में 1,50,000 का कैपिटल में डिप्लॉय करके उस स्टूडेंट्स को 80,000 से 90,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। सो ये स्ट्रेटेजीज क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं रिस्क को नलीफाई कर देती है। देखिए रिस्क क्या होता है, आपने कहीं पर 10,000 रुपये लगाए, अब या तो वो 10,000 20,000 हो जाएंगे या वो 10,000 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें क्या चाहिए, हम स्टॉक मार्केट में काम भी करें लेकिन रिस्क लेस प्रॉफिट भी कमाएं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली इन स्ट्रैटेजी से समझ में आएंगी। देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज जो हम अपनी लाइव क्लासेस में आपके साथ शेयर करेंगे एंड वी विल टेल यू ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड ऑप्शंस, राइट। सो गाइज ये था डेमो हमारा टुवर्ड्स द मार्केट, ऊपर मार्केट के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक ऑप्शंस टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस किया, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया डिटेल में। बट येस, इन अवर क्लासेस यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज, बिकॉज हमारे यहाँ पे वी मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। हम प्रैक्टिकली लोगों को ज़्यादा समझाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली आपने चीज़ें समझ ली, आप थियोरेटिकली कुछ चीज़ें आपने पहले से भी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। एनीवन? जतिन सैनी जी, अंकुश, ऋषिपाल जी? No, sir. अनिकेत, ऋतिक? नो वन? ओके, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज द डेमो गाइज, जिसमें हमने मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। आवर काउंसलर्स विल कॉल यू टू गेट द फीडबैक। आपको डेमो कैसा लगा? आई होप आपको डेमो अच्छा लगा हो, राइट? सो वी विल मीट गाइज। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड विद आवर काउंसलर्स। आप कॉल कर सकते हैं, प्लस नंबर्स हैं। एंड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द डेमो एंड गिविंग योर टाइम। Thanks a lot very much, guys. Thank you, sir. ठीक है सर, वेलकम। Thank you very much, guys. Thank you. Thanks a lot. Subscribe now and press the bell icon.